देखो अगर हम बात करते हैं इक्वेशन की, देखो इक्वेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं वो दो किस्म की करती हैं। एक होती है आपके पास जी कंडीशनल इक्वेशन, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपको पता होगा कंडीशनल। और दूसरी होती है आपके पास इक्वेशन आइडेंटिटी, सही है। कंडीशनल इक्वेशंस वो होती हैं जो वो किसी खास पर्टिकुलर वैल्यूज पर ही सेटिस्फाई हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ हो 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हम लगा देते हैं जी 6, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक वैल्यू लगा दी। अब देखो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 है, कोई भी एक इक्वेशन है। तो जहाँ पर जब इसको आप सोल्व करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूँगा 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 3/2 वैल्यू पर ही सेटिस्फाई होगी, किसी और दूसरे वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसका मतलब है यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए एक कंडीशन बन गई है कि भाई अगर तुझे सेटिस्फाई होना है तो सिर्फ और सिर्फ 3/2 ही वैल्यू मुझ में पुट करो तभी मैं इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, ये आपसे इक्वेशन कह रही है। तो ऐसी इक्वेशन जिस पर कोई खास पर्टिकुलर वैल्यूज ही सेटिस्फाई कर रहे हो, इसका मतलब है वो आपकी इक्वेशन कंडीशनल है। उसी के बरक्स अगर आप इक्वेशन आइडेंटिटी वाली देखो, फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं इनको आप कहते हो आइडेंटिटी। अब इन इक्वेशन में आप कोई भी a और b वैल्यू उठाओ और इस पैटर्न पर फॉलो करो तो आपके पास वो रिजल्ट हमेशा परफेक्ट देगा, हमेशा इक्वली देगा। मतलब कि इन जैसी इक्वेशन की आप कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी वैल्यूज उठाओ, वो हमेशा आपके बराबर ही आते हैं, वो हमेशा आपके प्रूफ्ड ही होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आइडेंटिटिकल जो आपके पास इक्वेशंस होती हैं, जो आइडेंटिटी इक्वेशंस होती हैं वो हर वैल्यू पर सेटिस्फाई कर रही होती हैं, और जो कंडीशनल इक्वेशंस होती हैं वो किसी खास पर्टिकुलर वैल्यूज पर ही सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो इसी को आप कहते हो कंडीशनल इक्वेशन और इसको आप कहते हो आइडेंटिटी इक्वेशन, जो किसी भी वैल्यू पर सेटिस्फाई हो सकती है। आप यहाँ पर a की वैल्यू 1 उठाओ, b की वैल्यू कोई नेगेटिव उठाओ, कोई भी उठाओ, तो ये आपका हमेशा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन उसी के बरक्स कंडीशनल इक्वेशन हमेशा अपने रूट पर ही सेटिस्फाई कर रही होती है जो उसका आंसर होता है। तो इसीलिए आप उसको कहते हो कंडीशन की वो किसी खास पर्टिकुलर वैल्यू पर सेटिस्फाई हो रही है, और आइडेंटिटी इक्वेशन आपकी वो होती है जो हर वैल्यू पर सेटिस्फाई हो रही होती है। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। आपको पता तो होगा कि भाई ये भी एक इक्वेशन है, वो भी एक इक्वेशन है, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये एक कंडीशनल होती है, एक आपकी आइडेंटिटी होती है। अब देखो इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको पता होगा एक्सप्रेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 लिखा है तो ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन आप कहते हो कि जिसमें आपके पास नंबर्स हों, ऑपरेशंस हों और अल्फ़ाबेट्स हों, उसको आप क्या कहते हो, एक्सप्रेशन। आपके साथ हो सकता है a प्लस 6 लिखा है, a प्लस 9 लिखा है, तो ये आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। तो देखो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई खाली नंबर लिखा हो, अकेला नंबर लिखा हो, बेचारा सिंगल नंबर लिखा हो, तो वो आपका हमेशा कहलाता है कांस्टेंट, ठीक है। अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ वो नंबर लिखा है, कोई भी नंबर किसी अल्फ़ाबेट के साथ लिखा है, x के साथ लिखा है, a के साथ लिखा है, 2 के साथ, सॉरी 3 क्या कहते हैं, z के साथ लिखा है, y के साथ लिखा है, किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ लिखा है, तो वो नंबर आपका कहलाता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वो नंबर जो किसी अल्फ़ाबेट के साथ लिखा हो, और अगर कोई नंबर खाली लिखा हो, अकेला लिखा हो बेचारा, तो वो नंबर आपका कांस्टेंट होता है। और जिस अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, x हो, a हो, b हो, कोई भी एक अल्फ़ाबेट का लेटर हो, तो उसको आप क्या कहते हो, वेरिएबल। वेरिएबल आपका हमेशा चेंजेबल होता है, कांस्टेंट आपका हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन का मतलब क्या है। अगर एक्सप्रेशन में आपके पास इक्वलिटी का साइन आ जाए तो सिंपली इसका मतलब है वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये पहले क्या थी, एक्सप्रेशन थी, लेकिन इसमें अब इक्वल का साइन आ गया तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। फॉर एग्जांपल अगर 4x प्लस 2 लिखा हो तो ये आपकी एक्सप्रेशन है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहीं पर अगर मैं इज इक्वल टू 0 लगा दूँ तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। या फॉर एग्जाम्पल 3a प्लस 2 भी लिखा हुआ था पहले, अब ये एक्सप्रेशन थी, लेकिन अगर मैंने इस इक्वल टू में कोई साइन लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब है ये अब आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वलिटी। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं तो आप उनको आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हो और x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो इसके आसान तरीका है कि दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है, सिंपली आप पहले क्या करो, दोनों इक्वेशंस को आप एक नाम दे दो। इसको मैं 1 का नाम दिया, इसको मैंने 2 का नाम दिया। सिंपली कोई भी पहले एक इक्वेशन उठाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन 1 उठाता हूँ, 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 9। अब आप यहाँ से कोई भी एक वेरिएबल फाइंड करो, कोई भी एक क्वांटिटी फाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पहले x का वैल्यू फाइंड करता हूँ। कैसे करूँगा, 2x इज इक्वल टू 9, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस का 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 9 माइनस 4y अपान का 2 हो जाएगा।
सही है। अब आपके पास जो यहाँ पहली इक्वेशन से x का वैल्यू आया वो आप दूसरी इक्वेशन के x में पुट कर दो सिंपली, मतलब कि इस इक्वेशन में पुट कर दो 3x + 2y = 7 में आप पुट कर दो। ये जो आपके पास x का पूरा वैल्यू आया आप इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। सही है, आप इसको इक्वेशन का नाम दे दो सिंपली। अब मैं x की जगह इसको पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 9 - 4y अपान में 2 + 2y = 7 हो जाएगा। सही है। अब आपके पास क्या है 27 3 9 27 - 12y अपान में 2 + 2y = 7 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अगेन एक एलसीएम लोगे। सही है, एलसीएम कैसे निकालोगे? आपके पास आएगा 27 - 12y + 4y अपान में 2। ये मैंने एलसीएम निकाल ली। ठीक है, देखो एलसीएम निकाली, ये तो सेम रहेगा 2 to the 4y हो जाएगा और इज इक्वल में आपके पास 7 लिया मैंने। अब ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 और यहाँ पर देखो ये माइनस का 12y है, ये 4y, इसका मतलब माइनस का 8y आ जाएगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा। सही है। अब देखो ये 27 यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। माइनस का 8y = 14 - 27 हो जाएगा। माइनस का 8y 14 में से 27 माइनस हो जाएंगे, मतलब कि अब यहाँ पर जो है वो छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस हो रहा है तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 13 आंसर आएगा। माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 अपान में 8। अब ये जो y का वैल्यू आया वो आप क्या करो इस x में पुट कर दो जो आपने शुरू में फाइंड किया, तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा एंड देन सिंपली सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास x और y की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को होगा। तो x इसका मतलब x में ये y की वैल्यू पुट करो 9 - 4 y की जगह आप 13 अपान 8 पुट करो, डिवाइड हो रहा है आपका 2 से। सिंपली x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर आप जो है 4 1 * 4 2 4 * 8 लगा दो, आपके पास आएगा 9 - 13 अपान में 2 डिवाइडेड बाई 2। सही है। पहले आप इसके टर्म्स की जो है वो एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या है ये आपके पास, ये हो जाएगा 18 - 13 अपान में 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, x की वैल्यू है। सही है, एलसीएम यहाँ पर निकालोगे तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा, माइनस का 13 अपान 2 हो जाएगा सिंपली। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा जी 18 में से 13 को माइनस करो 5 अपान में 2 डिवाइडेड बाई 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x = 5/2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर ये 2 इनके साथ डिवाइड हो रहा है। अब आपको पता है कि किसी भी डिवाइड को मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है 5 अपान में 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5/4। तो जब आप इस इक्वेशन को इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सोल्व करते हो तो आपके पास x की वैल्यू आती है 5/4 और y की वैल्यू आती है 13/8। अब अगर आपको कंफर्म करना है कि ये हमने सही किया है नहीं, सिंपली किसी भी इक्वेशन में पुट करो, अगर इक्वल आ रहा है उसके तो इसका मतलब है ये आपके वैल्यू सही है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड में करना है, जो दूसरा मेथड है हमारा। इसमें क्या होगा, आप क्या करोगे दोनों इक्वेशन के जो पहले टर्म होंगे उनको सेम कर दोगे एंड देन उनको सबट्रैक्ट करके आप कोई एक क्वांटिटी फाइंड करोगे एंड देन वो इक्वेशन में पुट करके एंड रिमेनिंग क्वांटिटी फाइंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, आप क्या करो इन इक्वेशन का पहला टर्म एक जैसा कर दो, सिमिलर कर दो। कैसे होगा अगर आपके पास डिफरेंट आ जाए, आप क्या करो पहली इक्वेशन का ये जो कोएफिशिएंट है ना ये इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इस दूसरी इक्वेशन का कोएफिशिएंट ये पहली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले आप क्या करो इस 2 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब है 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3x + 2y इज इक्वल टू में अगेन मैं 2 को यहाँ पर 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी इक्वेशन के साथ करना है। अब मैं इसका क्या, इसका जो 3 है इसका जो कोएफिशिएंट है ये मैं ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन के साथ 2x + 4y इज इक्वल टू 3 को मैं यहाँ पर 9 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो आपके पास क्या रिजल्ट बन रहा है इसका, आपके पास बन रहा है 6x + 2y इज इक्वल टू 14। यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा 6x + 4y, 6x 4 नहीं बनेगा 3 4 12y हो जाएगा, 12y इज इक्वल टू 27 हो जाएगा सिंपली। अब आप क्या करो यहाँ पर माइनस कर दो इन इक्वेशंस को। कैसे करते हो माइनस, अगर पॉजिटिव साइन लगाए तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव लगाए तो पॉजिटिव कर दो। ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका कैंसिल। आपके सामने क्या बचता है माइनस का 8 माइनस का, अच्छा यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, ये देखो 2 3 द 6x 2 2 द 4y हो जाएगा ना, ये 2y नहीं है यहाँ पर 4y हो जाएगा। ठीक है, देखो जब आप मल्टीप्लाई करते हो 2 3 द 6x और 2 2 द 4y 2 7 द 14, अब सही है 2 3 द 6x 3 4 द 12y और 3 9 द 27, अब सही है। अब देखो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब देखो ये तो कैंसिल हो गए प्लस और नेगेटिव, और अब आपके पास यहाँ पर गिवन है जी
4y, मैं इसको सही से लिख देता हूँ 4y, सही है। अब आपके पास प्लस का 4y और ये माइनस का 12y, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का 8y इज इक्वल टू में 14 आपका प्लस का है, माइनस का 27 माइनस का है, तो सिंपली आपके पास बचेगा माइनस का 13, तो ये आपके पास कैंसिल, y की वैल्यू आपके पास आ गई 13/8। अब आपकी ये जो y की वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और x की वैल्यू फाइंड करो, किसी में भी करो। आप फॉर एग्जांपल हम दूसरी में कर देते हैं 3x + 2y की जगह ये वैल्यू पुट करोगे 13/8 इज इक्वल टू 7, तो ये कितना हो जाएगा 3x + 2 1 × 2 4 2 × 8 13/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 7। यहाँ पर एलसीएम निकालो, कैसे निकालोगे 4 आएगा, 4 3 × 12x आ जाएगा, प्लस का 4 और 13 आ जाएगा, 4 4 के साथ 1 हो जाएगा और 13 के साथ मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू में 7। अब देखो 12x + 13 ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा, 4 7 = 28 और 12x यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस का 13 वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास ये आ गया। अब 12x इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 15 आ जाएगा। सिंपली अब टेबल लगाओ, 5 3 × 15 और ये कितनी हो जाएगी 4 3 × 12, तो x इज इक्वल टू 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसी मेथड पर भी आपके पास x का वैल्यू 5/4 आया और y का वैल्यू 13/8 आया। अगर आपको कंफर्म करना है किसी भी इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट करो, इक्वेशन जो है वो बराबर आ जाएंगी। तो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। देखो इक्वेशंस तो आपने देख ली, अब हम देखते हैं इनइक्वालिटीज। देखो इनइक्वालिटीज में आपके पास ये 4 सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं। इसका नाम होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर लेस देन, सही है। अब याद रखना कि जब भी आप इनइक्वालिटी में कोई नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है 3x + 2 इज लेस देन 4, तो देखो अब आप यहाँ पर वो इक्वेशन वाला मेथड नहीं करोगी कि 3x + 2 इज लेस देन 4 लिखा है तो आप क्या करो 2 इधर हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ वाला 2 इधर हो जाएगा, तो ऐसा काम आप इनइक्वालिटीज़ में नहीं करते, वो आप सिर्फ इक्वेशन में कर सकते थे। हालांकि इक्वेशन में भी वैसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हम कर देते हैं। अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 2 को इधर ले जाना है तो ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो सिंपली इनइक्वालिटी में आप ऐसे नहीं करोगे। इनइक्वालिटी में अगर किसी भी चीज़ को माइनस करना है, ऐड करना है, कुछ भी करना है तो आप दोनों साइड करो वो नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है 3x + 2 इज लेस देन 4, मुझे इस 2 को ख़त्म करना है तो मैं ऐसा क्या करूँगी, ये 2 खत्म हो जाए, सिंपली मैं क्या करूँगा दोनों साइड माइनस का 2 ऐड कर दूंगा, तो कैसे होगा 3x + 2 लेस देन 4 में दोनों साइड माइनस का 2 ऐड कर दूंगा, तो सिंपली यहाँ पर मैं माइनस का 2 ऐड कर देता हूँ, सही है। अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3x इज लेस देन 4 में से माइनस का 2 माइनस हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास 2 बचेगा, सही है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 3 यहाँ से हटाना है x की वैल्यू के लिए, तो मैं क्या करूँगा दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसके साथ में 3 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगी इनइक्वालिटी x इज लेस देन 2/3, सही है। तो दोनों साइड आप वो काम करते जाओगे। अच्छा, नेगेटिव नंबर जब तक होगा तब आपकी इनइक्वालिटी चेंज होगी। पॉजिटिव वगैरह में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। असर तभी पड़ता है जब आप कोई नेगेटिव नंबर या मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो। ये मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो 3x + 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 लिखा है, सिंपली मुझे पहले प्लस का 1 खत्म करना है, कैसे करूँगा 3x दोनों साइड में -1 ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ भी -1 ऐड कर दूंगा, यहाँ भी -1 ऐड कर दूंगा, सही है। तो आप क्या कहोगे ये आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचता है 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। अब मुझे यहाँ पर ये 3 खत्म करना है, तो कैसे करूँगा दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो कैसे होगा यहाँ पर भी मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पर भी डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपस में कैंसिल, तो इसका मतलब है x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। देखो आप वो कर सकते हो कि इस नंबर को वहाँ लेके जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ वाला यहाँ लेके आओ तो कर सकते हो, लेकिन वो आप करोगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में केस में, सही है। पॉजिटिव के केसेस में आप करोगे तो आपका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नेगेटिव वाला आ जाएगा ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अच्छा, आप शुरू से ही वही मेथड अप्लाई करो जो एक ऑफिशियल मेथड है। उसके बाद आपके सामने गिवन है 3x + 9 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 27। सिंपली ये कैसे करोगे 3x मुझे 9 खत्म करना है, सिंपली मैं दोनों साइड -9 कर दूंगा,
तो प्लस का 9 यहाँ पर माइनस का 9 कर दूंगा, यहाँ पर से भी मैं माइनस का 9 कर दूंगा। होगी वही चीज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता 9 को वहाँ लेके जाता तो नेगेटिव हो ही जाता, देखो सिंपली यहाँ पर नेगेटिव हो जाता। लेकिन असल बात जो मैथमेटिक्स पे पीछे गेम चल रही होती है वो यही होती है कि आप दोनों साइड कोई ना कोई ऐड कर रहे होते हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। इक्वेशन में भी वही बात होती है, लेकिन हम आदी हो गए हैं तो क्या करें। लेकिन इनइक्वालिटी में आपको यही मेथड फॉलो करना है ताकि जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 27 में से 9 माइनस हो जाएगा, 18 आ जाएगा सिंपली। सही है, तो आपका क्या होगा, अब मुझे 3 खत्म करना है तो सिंपली मुझे 3 के साथ डिवाइड करना होगा। तो ये खत्म, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर टेबल लग रही है ना, तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास x की वैल्यूज कौन सी होंगी, या तो वो 6 होगी या 6 से बड़ी होगी। इसको देखो फॉर एग्जांपल 3 - 2x इज लेस देन 4, मुझे 3 खत्म करना है, दोनों साइड क्या कर दूंगा, -3 कर दूंगा। तो 3 - 2x के साथ में यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3 कर दूंगा। तो ये वाला आपस में कैंसिल, आपके सामने बचेगा माइनस का 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर मुझे माइनस का 2 खत्म करना है। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। देखो मुझे माइनस का 2 डिवाइड करना है, तो अब आपकी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, माइनस का 2x फॉर एग्जांपल और लेस देन आर इक्वल टू 1 था। सही है, हम यहाँ कर देते हैं, सही है, यहाँ पर 1 था। तो देखो अगर अब मुझे माइनस को 2 खत्म करना है, इसका मतलब है मुझे -2 डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको पता है नेगेटिव नंबर जब आप इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं माइनस का 2 डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पहले लेस देन आर इक्वल टू था, अब यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा। अब आप कह सकते हो कि x वो आपके नंबर्स होंगे जो -1/2 से बड़े होंगे। सही है, यहाँ जो आपके सोल्यूशंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये कह रहा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/2, इसका मतलब है x या तो आपका -1/2 है या उससे बड़ा है। तो ये होते हैं आपके इसमें सॉल्यूशंस। तो इस तरह जो है आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हो। आप देखो फैक्टर और मल्टीपल का मतलब क्या होता है। देखो फैक्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपसे कोई भी पूछता है मुझे 6 के फैक्टर्स बताओ, तो आप क्या बताते हो। देखो अगर आपसे कहे कि कोई मुझे 6 के फैक्टर्स बताए तो आप वो नंबर्स बताओगे जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है तो 1 आपका 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, 2 आपका डिवाइड कर सकता है, 3 आपका डिवाइड कर सकता है, 6 खुद आपका डिवाइड कर सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो किसी चीज़ को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब है वो नंबर्स उस नंबर के फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरह 12 के फैक्टर्स अगर मैं कहूँ तो आप कौन से नंबर्स बताओगे जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकेंगे। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है कि उनका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो सिंपली अगर मुझे 12 के चाहिए 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 12 खुद आ जाएगा। सही है, और हर नंबर का 1 और जो अपना नंबर खुद होता है इट सेल्फ वो हमेशा आपका फैक्टर होता ही होता है। सही है, तो ये चीज़ आप याद रखना। और आपको एक चीज़ पता होगी कि जिनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 हों वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स। और वो 2 फैक्टर्स कौन होने चाहिए, 1 और इट सेल्फ। सही है, किसी भी नंबर के अगर 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 है और वो दूसरा खुद है, तो इसका मतलब वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और जिस नंबर के सबसे ज़्यादा फैक्टर्स हैं, आप ये समझो ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो जैसे इनके देखो तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं, एक 1 है और 3 है। तो सिंपली आप इसको क्या कहोगे, प्राइम नंबर, ये आपको पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मल्टीपल की, तो मल्टीपल क्या होता है कि जिस नंबर्स का आपको मल्टीपल पूछा जाए सिंपली आप उसकी टेबल वाला नंबर बता रहे होते हो, उसके जो टेबल में आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहे कि मुझे 6 के मल्टीपल्स बताओ, तो आप वो बताते हो जो 6 की टेबल्स में आ रहे होते हैं। 6 की टेबल कैसे होती है, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24। तो सिंपली ये जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं ये सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे 6 के। इसी तरह 2 के पूछे, 3 के पूछे, आप सिंपली वो नंबर्स बताओगे जो आपके उसके टेबल में आ रहे हैं। तो सिंपली किसी भी नंबर का मल्टीपल आपका वो उसके खुद के नंबर्स के साथ स्टार्ट होता है एंड देन अगेन आप जो है जो भी टेबल फॉरवर्ड हो रही होती है आप वो बताओगे। सही है, और आप ये कह सकते हो कि जो फैक्टर होते हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं, आप इनको काउंट कर सकते हो। और जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर्स के वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 6 के मल्टीपल्स चाहिए तो अब मैं कितनी भी लंबी ये टेबल लेके जाऊँ तो लेके जा सकता हूँ और वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो ये होता है आपका फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस। उसके बाद देखो मॉड्यूलस क्या होता है, सिंपली आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हो छोटे लेवल पर। देखो कोई भी नेगेटिव नंबर अगर किसी माड के अंदर आ जाए तो सिंपली वो उसको पॉजिटिव कर देगा। सही है,
आपको ये फाउंडेशन में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो देखो कोई भी नंबर अगर इन दो बार्स के दरमियान आ रहा है वो आपका हमेशा जो रिजल्ट देगा वो पॉजिटिव देगा। अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर है तो सिंपली रिजल्ट तो पॉजिटिव ही देगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव दे देगा। और अगर 0 लिखा हुआ है तो भी आपका आंसर 0 आ जाएगा। सही है, तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू या आप इसको कहते हो मॉड्यूलस। सही है। उसके बाद एक टर्म होता है आपका रूट। रूट आप उन नंबर्स को कहते हो कि अगर कोई नंबर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है वो उस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। सिंपली आप कहते हो कि उस इक्वेशन के जो आंसर्स हैं, आप ये समझो जो सॉल्यूशंस हैं वही उसके रूट्स होते हैं उस इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है 2x + 3 = 4 हो जाए। सही है। अब आपको पता है यहाँ से मुझे x की वैल्यू कैसे मिलेगी, 4 - 3 कर दो, 2x = 1, x = 1/2। अब आपके पास जो है जो 1/2 आया, जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे जो आपके पास गिवन इक्वेशन है तो कैसे करोगे, 1/2 प्लस का 3 = 4, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3 = 4, 4 = 4। तो देखो ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है 1/2 रूट है आपका इस इक्वेशन का। तो आप कह सकते हो कि जो इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं वो उनके रूट्स होते हैं। सही है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। प्रोडक्ट लॉ, इसका मतलब होता है अगर आपके पास बेसिस सेम है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दो बेसिस सेम है, इनकी पावर क्या है, 1 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, आपके पास a² बन जाएगा। उसके बाद दूसरा लॉ होता है क्वोशंट लॉ। सिंपली क्या होता है, अगर आपके दो बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनके पावर्स माइनस हो जाएंगे। देखो a और a आपस में डिवाइड हो रहे हैं और दोनों का बेस सेम है, मतलब कि नंबर सेम है, और आपके पास जो है वो a² है और नीचे 1 पावर है, तो सिंपली 2 में से -1 कर दो, इज आपके पास a आ जाएगा। या आप इसको जैसे सिंप्लीफाई करते हो, एक साथ कैंसिल। कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, सिंपली फॉर एग्जाम्पल a⁴x कोई भी एक नंबर है, या फिर आप ये ले लो 2⁴, तो यहाँ पर जिसके ऊपर पावर है वो नंबर आपका बेस होगा, और जो ऊपर वाला नंबर है जिसको आप पावर कहते हो, आप उसको पावर भी कहते हो, आप उसको एक्सपोनेंट भी कहते हो। सही है। और ये वाली जो सिंबल लिखा हुआ है इसका वैल्यू होता है 1/2। तो सिंपली अगर किसी भी नंबर के ऊपर ये वाली सिंबल लगी हुई है तो इसका मतलब है उसके नंबर, उसके अंदर जो है, उसके ऊपर जो है वो 1/2 पावर लगा हुआ है। जैसे 4 के ऊपर ये वाली साइन लगी है तो ये बराबर होगी 4 के ऊपर 1/2 पावर लगी है। सही है। तो इसका मतलब होता है 1/2। अब अगर इसी सिंबल के ऊपर कोई नंबर लगा हुआ यहाँ पर, सही है, तो वहाँ पर वो नंबर उसका पावर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर रूट के ऊपर n लगा हुआ है, मतलब कि कोई भी नंबर है, तो इसका मतलब अब ये 1/2 नहीं होगा, अब ये 1/n हो जाएगा। सही है। या फिर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है, 5 लिखा है, और यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है अब ये क्यूब रूट हो जाएगा, 5 के ऊपर 1/3 हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सही है। तो ये आपको ख्याल करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी दो साइड्स के बेसिस सेम हो जाते हैं तो उनके पावर को आप इक्वल में रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाएगी 2 के ऊपर पावर a लिखा हुआ हो, इज इक्वल में लिखा हुआ हो 2 के ऊपर पावर b। तो देखो दोनों साइड्स में बेसिस आपके सेम हो गए, तो आप इनको कैंसिल आउट करके a इज इक्वल टू b उनके पावर्स को इक्वेट कर सकते हो। सही है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक्स ही पता होनी चाहिए और पता होंगी भी। अब देखो आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत दफ़ा देखे होंगे, जैसे आपसे पूछ रहा होता है द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 40, तो बताओ बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। या द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। तो इस तरह के जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, आज हम उसको देखते हैं। देखो अगर आपसे बात कर रहा है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की, तो आप कैसे उन इंटीजर्स को अज्यूम करोगे। पहला इंटीजर आप हमेशा x लोगे, एंड देन दूसरा इंटीजर x+1 लोगे, तीसरा इंटीजर x+2 लोगे, और चौथा इंटीजर x+3 लोगे, और इस तरह ये पैटर्न जो है वो फॉलो करोगे। कब? जब आपसे कहे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। लेकिन अगर आपसे कहे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स या आपसे कहे कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, तो अब आप कैसे पैटर्न लोगे। पहला नंबर आप हमेशा x लोगे, दूसरा नंबर x+2 लोगे, तीसरा नंबर x+4 लोगे, और जो चौथा नंबर है वो आप हमेशा x+6 लोगे, और अगेन ये पैटर्न फॉलो करोगे। उसके बाद आप x+8 लोगे, देन x+10 लोगे, इस तरह आप करोगे। ये कब होगा? जब आपसे कहेगा कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स या कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। क्वेश्चन को देखो, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 40, सही है, 43 है, सॉरी। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 43 विच इज ग्रेटर नंबर। अब देखो ये आपसे कह रहा है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो आप कैसे लेते हो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। पहला नंबर x लेते हो, दूसरा नंबर x+1, तीसरा नंबर x+2, चौथा नंबर x+3, और इसी तरह कंटिन्यू करते हो। अब ये हमसे जस्ट 4 नंबर्स कह रहा है, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो मैंने 4 लिए, 1 2 3 4 नंबर्स। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया।
तो ये कह रहा है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 43। इनका जो सम है वो आपका 43 के बराबर है। सिंपली इन सबको आपस में ऐड कर दो। कैसे करोगे, x प्लस इसको ऐड कर दो, x प्लस 1 हो जाएगा। अगेन ये वाला भी ऐड कर दो, x प्लस 2 हो जाएगा। ये भी ऐड कर दो, x प्लस 3 हो जाएगा। और इसका सम हमारे पास 43 गिवन है। सिंपली यहाँ पर सबको ऐड कर दो और x की वैल्यू फाइंड करो। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 43। यहाँ पर x कितनी है, 1 2 3 4 4x हो जाएगा। 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 43। ओके, अब देखो ये 6 वहाँ पर चला जाएगा। 4x इज इक्वल टू 43 माइनस 6, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 43 में से 6 को माइनस करो, 37 बचेगा। 37/4 आ रहा है आपके पास x की वैल्यू। सही है, आपके पास कोई नंबर भी आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, कुछ भी आ रहा है। अब ये आपके पास आ रहा है 37/4। अब ये आपसे पूछ रहा है कि मुझे वो नंबर बताओ जो सबसे बड़ा है। अब देखो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर आपको नजर आ रहा है। अगर ये 1 से और उसमें 1 का इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर कोई नंबर में 2 का इजाफा हो रहा है, किसी में 3 का इजाफा हो रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा। जाहिर सी बात है ये वाला नंबर आपका सबसे बड़ा होगा। तो सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो एंड देन 3 को ऐड करो, आपके पास सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा इस सीरीज के दौरान। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 37/4 और प्लस का 3 कर दो, एलसीएम निकालो 4, ये हो जाएगा 37 प्लस 3 to 4 द 12। तो ये कितना हो जाएगा जी, 49/4। इसका मतलब है इन कंसेक्यूटिव नंबर्स में 49/4 आपका सबसे बड़ा नंबर है। अब देखो जब भी आप 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हो तो आपके पास हमेशा जो रिजल्ट आता है वो आता है एक इवन नंबर। और जब आप कभी भी 2 इवन नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास हमेशा रिजल्ट क्या आता है, इवन नंबर। और जब आप किसी ऑड नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, ऑड नंबर। और जब आप 2 ऑड नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक ऑड नंबर आता है। और जब आप 2 इवन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक इवन नंबर आता है। और जब आप किसी इवन और ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, मतलब कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आपके पास हमेशा इवन नंबर आता है। फॉर एग्जांपल 2 ऑड नंबर्स कोई भी ले लो, 1 और 3 ले लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, सम का 4 आएगा। 4 आपका इवन नंबर है। कोई और ले लो, फॉर एग्जांपल 27 और ले लेते हैं और दूसरा ऑड हम ले लेते हैं जी, कोई भी ले सकते हो, 11 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 38। तो देखो अगेन आपका इवन नंबर आ रहा है। तो कभी भी 2 ऑड नंबर ऐड करोगे तो आपके पास हमेशा इवन आएगा। इसी तरह जब भी 2 इवन नंबर को ऐड करोगे रिजल्ट इवन आएगा। किसी ऑड और इवन को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। फॉर एग्जाम्पल 11 ले लेते हैं एक ऑड नंबर, और इवन नंबर हम कोई भी 28 ले लेते हैं, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। तो देखो यहाँ पर 39 एक ऑड नंबर होता है। और अगर 2 ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट भी हमेशा ऑड नंबर ही आता है। फॉर एग्जांपल 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो 21 आएगा, 9 और मल्टीप्लाई करो 11 को 99 आएगा। तो ये देखो आपके पास ऑड नंबर आ रहा है। अगर 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी हमेशा इवन नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट 8 इवन नंबर आया। 12 और 12 को मल्टीप्लाई करो 144 आया, इवन नंबर आया। तो ये चीज़ याद रखना। और जब इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर आपका इवन बन जाता है। सिंपली फॉर एग्जांपल 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 के साथ, तो आपके पास क्या आता है 24 आपका क्या है, इवन नंबर है। फॉर एग्जांपल हम 11 को लेते हैं जी 10 के साथ, तो ये आपके पास क्या आता है 110, इवन नंबर है। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके सामने गिवन है जी x बराबर है 4 माइनस रूट 17 के। तो मुझे बताओ x 1/x की वैल्यू क्या होगी। सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। सिंपली आप क्या करो, 1 सेम रखो, x की जगह पर x की वैल्यू रख दो 1/4 माइनस रूट 17। अब आप क्या करो, इसकी रेशनलाइजेशन करो। रेशनलाइजेशन आप कैसे करते हो, सिंपली यहाँ पर एक बाय क्रॉस का सिंबल लगा दो। अब ये आपके पास जो डिनोमिनेटर है ये आप न्यूमरेटर में भी लिखोगे और डिनोमिनेटर में भी लिखोगे, लेकिन आप इसका सिंबल चेंज कर दोगे। अगर बीच में सिंबल माइनस है तो यहाँ पर दोनों पर प्लस लगा दो, और अगर प्लस है तो माइनस लगा दो। अब यहाँ पर माइनस है तो दोनों पर प्लस लगा दोगे। इसको आप कहते हो रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 1 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा 4, 1 को मल्टीप्लाई करो रूट 17 के साथ, आपके पास 4 प्लस रूट 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास आ रहा है 4 माइनस रूट 17 और दूसरा अगेन आ रहा है 4 प्लस रूट 17। क्या ये आपका फार्मूला नहीं बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली क्या करो, पहले टर्म को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, क्या हो जाएगा 16 माइनस का 17 आ जाएगा आपके पास। सही है। तो ये आपके पास कितना बचेगा 4 प्लस रूट 17 अपान में -1। तो आपके पास सिंपली क्या आंसर आ गया -4 प्लस रूट 17 सिंपली।
तो ये था आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करते हो। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा। सिंपली आपके पास जो गिवन है आप इसको एक साइड पर रख दो, सही है। अब आप क्या करो, दोनों साइड इसको स्क्वायर ले लो, तो ये आपका a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। आप इस पर सोल्व करो, x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x के साथ कैंसिल, आपके सामने क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सही है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर चाहिए, ये 2 प्लस का है, वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, 25 माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 23। इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 23। तो अब आपके पास क्यूबिक आ जाए, 4th पावर आए, 8 पावर आए, आप इस तरह जो है सोल्व करोगे। उसके बाद अगर आप देखो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 के मैंने आपसे पूछ रहा है बताओ कौन सी x की वैल्यू बड़ी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से पहले x को कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू एक आ जाएगी 0, दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, सही है। तो देखो ये दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, तो बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर सिंपली जाहिर सी बात है ये आपकी बड़ी हो जाएगी और 0 तो आपका कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो 3/2 है या आप ये कह लो कि 1.5 है, तो वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इफ a इज इक्वल टू 3b माइनस c देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। सिंपली आप b को फाइंड करो, b को एक साइड कर दो और बाकी सारे वेरिएबल्स को दूसरी साइड कर दो। कैसे करोगे, a इज इक्वल टू 3b माइनस c गिवन है, ये माइनस का c वहाँ पर चला जाएगा, प्लस का c इज इक्वल टू 3b, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, यहाँ पर डिवाइड कर दो, a प्लस c अपान में b इज इक्वल a प्लस c अपान में 3 इज इक्वल टू b। तो आपके पास b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड c आ गई, सही है। इस तरह आप करोगे। रिपीट कर देता हूँ, a का वैल्यू बराबर है आपके पास 3b माइनस c। ये आपसे पूछ रहा है कि b की वैल्यू बताओ। सिंपली मैंने c नेगेटिव है यहाँ पर ले आया, पॉजिटिव हो जाएगा a प्लस c। अब इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड a प्लस c अपान में 3 इज इक्वल टू b आ जाएगा। उसके बाद आपके पास मैंने इफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 98 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर गिवन था जो आंसर था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिंपली आप पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, देन x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 98, ये प्लस माइनस का 5 वहाँ पर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपली आपके पास हो जाएगा प्लस का 5, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 103 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 103 अपान में 2। सिंपली अब आप इस x में इस वैल्यू को पुट कर दो। अच्छा तो कैसे करोगे, 2x की जगह 103 अपान में 2 ये मैं इसमें पुट कर रहा हूँ और प्लस का 5 कर दो। कैसे करोगे, 2 के साथ कैंसिल, 103 प्लस 5, इसका मतलब है इसका आंसर क्या था 108। पहले आप इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करो एंड देन इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 108। उसके बाद अगर आप देखो इफ 4 पावर w प्लस 3 इज इक्वल टू 8 पावर w माइनस 1 देन w इज इक्वल टू वाट। अब यहाँ पर आपने ये प्रोडक्ट लॉ पढ़ा होगा, आपने पावर वाला लॉस पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा जब भी दोनों साइड इक्वेशन के बेस सेम हो जाए तो उनके पावर्स को आप इक्वल में रख देते हो। तो सिंपली मैं बेस कैसे सेव करूँगा, क्या मैं 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और इसके ऊपर जो पावर गिवन है वो गिवन है w प्लस 3। क्या मैं 8 को 2 क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और उसके ऊपर पावर गिवन है w माइनस 1। अब आपको पता है जब भी दोनों साइड बेस इक्वल हो जाएं तो आप उनको कैंसिल करके क्या कर सकते हो, उनके पावर्स को क्या कर सकते हो, इक्वल टू में रख सकते हो। तो सिंपली इनके पावर्स क्या हो जाएंगे 2 और इसका मल्टीप्लाई कर दो w प्लस 3 के साथ इज इक्वल टू 3 और w माइनस 1 हो जाएगा। सिंपली आपके पास इक्वेशन आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा जी 2w प्लस 6 इज इक्वल टू 3w माइनस 3। 2w को वहाँ लेके जाओ, 3 को यहाँ लेके आओ, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3w माइनस 2w। आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी 9। अगेन रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपके पास दोनों साइड बेस सेम हो जाए तो उनके पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 4 गिवन है तो 4 को मैं बेस कैसे बनाऊँ कि दोनों का इक्वल हो जाए। 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, सिंपली मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया और उसके ऊपर जो पावर गिवन है वो मैंने रख दी। अब 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, तो मैंने 2 क्यूब लिखा और उसके ऊपर पावर गिवन जो थी वो मैंने दे दी। अब देखो दोनों के बेस सेम हो गए तो बेस को आप कैंसिल आउट कर दो और यहाँ पर क्या कर दो, उनके जो पावर है वो इक्वल में रख दो। तो ये 2 पावर जो है वो w प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू में ये 3w माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 2 को w से मल्टीप्लाई करो, 2w प्लस 3 2 3 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3w माइनस 3 आ जाएगा,
2w को वहाँ लेके जाओ तो 1w बचेगा और 3 को यहाँ पर लेके आओ तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो w की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। उसके बाद अगर आप देखो द सम ऑफ टू नंबर्स इज x, द सम ऑफ टू नंबर्स इज x, कोई भी दो नंबर्स ऐड करो और उनका सम आपके पास x के बराबर आ रहा है। ये कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स, अब वो नंबर्स कौन से हमें नहीं पता, इज x, तो दो नंबर्स मैंने फॉर एग्जांपल a और b लिए, उनको मैंने सम करा दिया, उसका सम किसके इक्वल है x के। अब ये कह रहा है इफ वन नंबर इज 10 देन व्हाट इज द नंबर अदर नंबर, व्हाट इज द अदर नंबर। तो अगर पहला नंबर 10 है, आप ये समझो कि a का वैल्यू 10 है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर कोई भी हमने a और b में से a उठाया वो उसका वैल्यू 10 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। सिंपली आप क्या करो a की जगह 10 पुट करो प्लस b इज इक्वल टू x रखो, हमें चाहिए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर कौन सा है b, सिंपली 10 वहाँ लेके जाओ, b इज इक्वल टू x माइनस 10, तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी b इज इक्वल टू x माइनस 10, मतलब कि जो उसका टोटल सम है उसमें से 10 को माइनस कर दोगे तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के 3 बेसिक जो है वो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला होता है आपके पास मीन, मीन को आप एवरेज भी कहते हो। देखो मीन बराबर होता है टोटल सम ऑफ नंबर्स अपान में टोटल नंबर्स, सही है कि आपके पास जो नंबर्स गिवन होंगे उनका सम आप न्यूमरेटर में रखते हो और कितने नंबर्स हैं वो आप जो है डिनोमिनेटर में रखते हो, तो वो आपका मीन के बराबर आ जाता है। देखो मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज का तो आपके बारे में पता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन है, अ बैट्समैन स्कोर्ड 75, 63, 79, 100 एंड 201 रन्स इन 5 इनिंग्स, देन व्हाट इज हिज मीन स्कोर। सिंपली कोई भी एक बैट्समैन है जो पहली इनिंग में 75 रन मारता है, फिर 63, 79, 100, 201 5 इनिंग्स में, तो बताओ इसका मीन स्कोर कितना होगा, इसका एवरेज स्कोर कितना होगा कि ये एक इनिंग में एवरेज स्कोर कितना करता है। सही है, तो आप सिंपली क्या करोगे, अगर आपको इसका मीन चाहिए, सही है, मीन कैसे करोगे, आपके पास जितने भी नंबर्स गिवन है उन सबका सम कर दो। तो इसका मतलब है आपके सामने कौन कौन से गिवन है, 75 प्लस 63 प्लस 79 प्लस 100 प्लस का 201। अब देखो आपके पास टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 लिखोगे, सही है। ऊपर उनका सम करोगे, नीचे उनका नंबर लिखोगे कि कितने गिवन हैं। अब आप मीन कैसे फाइंड करोगे, इन सबको ऐड कर दो। देखो ऐड हम कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं बड़े नंबर से ताकि एडिशन हमारे लिए आसानी से हो जाए। अब आप देखो 1 और 9 10 होता है, 10 और 3 13 होता है, 13 और 5 18 हो जाएगा, 1 आपका ऊपर चला जाएगा। 7 और 1 कितना होता है 8, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और 7 कितना होता है आपका 21, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 और 2 कितना होता है 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब है 518 आ जाएगा ऊपर का सम, और नीचे आप 5 के साथ डिवाइड करते हो। देखो अभी हम डिवाइड करते हैं 580 को 5 के साथ, 5 1 5 आपकी टेबल लगेगी, 0 आएगा, नीचे ले आओ 1, टेबल नहीं लग रही सिंपली 0 लगा दो, नीचे ले आओ 8, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, नीचे आ जाएगा आपके पास 3, पॉइंट लगा दो और 0 लेके आओ, इसका मतलब है 6 5 30 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। इसका मतलब है वो बैट्समैन जो है वो पर एवरेजन हर इनिंग में स्कोर 103 रन कर रहा है। लगता है बाबर आजम है, इतनी कंसिस्टेंसी तो सही है। कोई भी एक बैट्समैन है जो 5 इनिंग्स में 75 63 79 100 और 201 रन पाता है, तो सिंपली अब ये पूछ रहा है कि एवरेजन एक इनिंग में ये कितना स्कोर कर रहा है। तो सिंपली आप क्या करोगे, पहले उनके रन्स जो भी होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, उनका टोटल सम करोगे, वो आप रखोगे न्यूमरेटर में और उसको डिवाइड कर दोगे आपके पास जितने भी नंबर्स गिवन है। तो ज़रूरी नहीं है इनिंग्स आए या रन्स आए, कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, कोई ऑब्जर्वेशन आ सकती है। सिंपली बस जो भी चीज़ नंबर्स में गिवन है उनका सम ऊपर रख दो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर्स के साथ, तो आपके पास क्या आता है, एवरेज आता है, मीन आता है, सही है। तो यहाँ पर इसकी मीन क्या आ जाएगी 103.6, इसका मतलब है 103.6। देखो उसके बाद हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी होती है मीडियन। देखो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। अब देखो इसमें 2 केसेस बन सकते हैं, आपके पास जो डेटा गिवन होगी उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे या तो वो ओड होंगे या फिर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो सिंपली उसका बीच वाला ही वैल्यू देखोगे, वो आपका मीडियन बन जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपके कितने टर्म्स हैं 5 है, 5 आपका क्या होता है ओड होता है, तो सिंपली उसका बीच वाला देखोगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब भी आपके पास कोई भी डेटा गिवन हो और आपसे मीडियन पूछे, पहले तो उस डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लाजमी रखोगे। यहाँ पर ये डेटा गिवन ही जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में, कोई भी डेटा गिवन हो पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखो, फिर आप देखो कि उसका एन क्या है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर ऑड है इसका मतलब है 5 हो 7 हो 9 हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो इस डेटा का मीडियन क्या हो जाएगा, सिंपली उसका बीच वाला वैल्यू मीडियन बन जाएगा, सही है।
अब फॉर एग्जांपल डेटा आपके पास इवन नंबर में गिवन हो, इसका मतलब है उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हो वो इवन हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4 टर्म्स है, इसमें 4 आपका क्या होता है, इवन होता है। पहले तो आपके पास जो डेटा गिवन होगी उसके असेंडिंग ऑर्डर बनाओगे। अब आपके पास यहाँ पर बीच वाला वैल्यू कैसे आएगा, अगर आप ये वाला हटाओ तो आपका बीच वाला वैल्यू बन ही नहीं रहा। तो अब आप क्या करोगे, जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन में गिवन हो तो आप क्या कर दो, सिंपली दोनों साइड से इक्वल टर्म्स हटा दो, ये वैल्यू भी हटा दो, ये वैल्यू भी हटा दो। अब आपके पास बिटवीन में 2 टर्म्स आ रहे हैं, अब आप इसका मीडियन कैसे निकालोगे, मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपली इन दोनों की एवरेज निकालो, मीन निकालो, जो मैंने अभी पढ़ाई। तो मीन कैसे निकालते हो, इन दोनों का सम न्यूमरेटर में लिखो और जो टोटल नंबर है वो डिवाइड कर दो उसके साथ। तो 1, 2 हमारे पास गिवन होंगे तो 2 मैंने रख दिए टर्म्स और उनका मैंने सम कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 50/2। इसका मतलब है आपके पास 25 हो जाएगा मीडियन इस डेटा का। तो सिंपली अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में है तो बीच वाला वैल्यू, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन में है तो सिंपली क्या करो, जो बिटवीन में 2 वैल्यूज होंगे उनकी एवरेज निकालो, मीन निकालो, वो आपका मीडियन हो जाएगा। आपके पास तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है मोड। मोड क्या होता है, सिंपली फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी डेटा गिवन हो, सही है, फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा गिवन हो, यहाँ पर आपको वो देखना है सिंपली, और कुछ नहीं कर रहा। जो भी आपके पास डेटा गिवन है उसमें आप देखोगे जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो होगा आपके पास मोड। कोई भी नंबर उस डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो वो होगा आपके पास मोड। अगर यहाँ पर देखो तो कौन सा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, ये 12 एक दफ़ा आया, दूसरी दफ़ा 12 आया, तो ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो इसका मतलब इस डेटा का जो मोड होगा वो आपके पास 12 होगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने डेटा आ जाए 12, 13, 12, 4, 4, 9, 0, 8 आ जाए फॉर एग्जांपल। अब देखो तो यहाँ पर 12, 12 ये रिपीट हो रहा है और यहाँ पर 4, 4 भी रिपीट हो रहा है। तो अब आपका मोड क्या बन जाएगा, सिंपली 12 और 4 आपका मोड बन जाएगा। आप देखोगे कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर दोनों नंबर एक दफ़ा एक जितने ही जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप सिंपली दोनों को मोड कह लोगे इस डेटा में। फॉर एग्जांपल आ जाए 1, 1, 1, 4, 4, 2, 9, 2। तो सिंपली यहाँ पर देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। पहले तो ये देखो सिर्फ 1 हो रहा है, ये आपके हो रहे हैं रिपीट लेकिन 2 दफ़ा हो रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कोई ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो आपका 1 है। तो इस डेटा का आपका 1 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने फैक्टराइजेशन की कुछ फार्मूले हैं। HCF और LCM की प्रोडक्ट बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी फार्मूला ले सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल, अगर वो पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में गिवन है। तो अगर आपको LCM चाहिए सिंपली HCF यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। HCF चाहिए तो सिंपली LCM यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, इफ अ नंबर 12 एंड सेकंड नंबर इज y। इफ अ नंबर इज 12 मतलब कि एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर आपके पास y है, एंड उनकी LCM जो है वो 36 है, HCF जो है वो 6 है, तो मुझे y का वैल्यू बताओ। सिंपली आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, आप ये वाला फार्मूला लगा दो। देखो आपसे ये कौन सा फार्मूला है, HCF को मल्टीप्लाई करो LCM के साथ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो सिंपली देखो HCF आपके पास क्या गिवन है 6, मल्टीप्लाई कर दो LCM आपके पास क्या गिवन है 36 इज इक्वल टू में रख दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। उनमें से एक नंबर तो आपके पास 12 गिवन है लेकिन दूसरा नंबर अननोन है y, तो आप y लिख दो। सिंपली हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 12 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 12 1 12, 3 12 था कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी, सही है। तो अगर ये चीज़ पॉलिनोमियल्स में गिवन हो, इक्वेशंस में गिवन हो, तो आप क्या करो, उनको क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बजाय क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, सही है। तो आप उसको भी इस तरह ले सकते हो अगर आपके पास क्या कहते हैं पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में आ जाए। उसके बाद देखो एक फार्मूला होता है LCM का, जब आपके पास पॉलिनोमियल गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स का मतलब है जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं, जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल्स हैं, उनकी आप जो है देखोगे कि उसमें कौन सी चीज़ें जो है कॉमन है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे अनकॉमन के साथ। सिंपली वही वाली बात, फर्स्ट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें LCM चाहिए तो LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और अनकॉमन। अब आपके पास ये गिवन है x³ माइनस y³ एंड x⁻6 एंड माइनस y⁻6, इनकी हमें LCM चाहिए। सिंपली आप क्या करो, पहले तो आप इनके जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो कौन सी चीज़ें कॉमन है कौन सी चीज़ें कॉमन नहीं है। x³ माइनस y³ को यहीं रहने दो, x⁻6 माइनस y⁻6 को थोड़ा सा देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x³ माइनस y³ और इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूँ,
तो ये 2 3 × 6 हो जाएगा, 2 3 6 का हो जाएगा। तो पावर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा x⁻6 y⁻6। तो इसका मतलब सेम बात है। अब देखो ये एक फार्मूला बन गया a² - b² वाला, कौन सा होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका हो जाएगा x³ - y³ और दूसरा पॉजिटिव में हो जाएगा x³ + का y³। अब देखो इस चीज़ का ये बना रहे हैं और इस चीज़ में x³ - y³ आ रहा है, दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, ये देखो ये दोनों में चीज़ें कॉमन है। तो सिंपली कॉमन को आप क्या करोगे, यहाँ पर रख दोगे, ये आपके पास कॉमन है और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे अनकॉमन के साथ। कौन सी चीज़ अनकॉमन नहीं, ये प्लस वाली, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है। अब आपके पास अगेन एक फार्मूला बन रहा है a - b और a + b। सिंपली क्या हो जाएगा, a² - b² मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास x⁻6 - y⁻6 सिंपली आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बेसिस सेम, उनके पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो एलसीएम इस तरह भी आप निकालोगे, जब आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशंस गिवन हो तो आप उनके जो है वो फैक्टर्स निकाल कर भी आसानी से बता सकते हो कि इनकी एलसीएम क्या होगी। तो इन टाइप के भी एलसीएम कभी कभी आ जाती है, देखी तो नहीं है इतनी, क्योंकि सारा पेपर आपका वर्ड प्रॉब्लम से बना होता है। बस ये सब चीज़ें, ये सब एप्लीकेशंस यूज़ हो रही होती हैं। तो फिर भी ये चीज़ें आप पढ़ लेना, और जो सिंधु टेक्स्ट का पुराना बुक है मैट्रिक वाला, उसको थोड़ा सा फॉलो कर लो तो आपका अच्छा काम हो जाएगा। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इफ x + y = 7 एंड xy = 12 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + y²। इस तरह से एक क्वेश्चन था। सिंपली आप क्या करो, जो आपके पास डेटा गिवन है वो आप यहाँ पर रखो, x + y = 7, आप इसको स्क्वायर कर दो। सिंपली आपने इस तरह से स्क्वायर कर दिया, सही है। तो ये एक फार्मूला बन गया, x² + 2xy + y² = 49 हो जाएगा, सही है। अब आपको पता है एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 12, तो यहाँ पर वो पुट कर दो, 2 × 12 हो जाएगा, प्लस का y² = 49, x² प्लस का 24 प्लस y² = 49 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, x² + y², 24 को वहाँ लेके जाओ तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 24, x² + y² = 25 हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं जिनमें आइडेंटिटीज यूज हो रही होती हैं। तो x² + y² का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 25। एक टॉपिक होता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट को नहीं देखते, जस्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं और फार्मूले को देख रहे हैं। अगर आ जाए तो आप वहां पर कर लेना। देखो सिंपल इंटरेस्ट आपका हमेशा बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट एंड देन टाइम को मल्टीप्लाई करोगे और उन तीनों की मल्टीप्लीकेशन के बाद उसको डिवाइड कर दोगे 100 के साथ। प्रिंसिपल आपका वो अमाउंट होगा जो आपने फॉर एग्जांपल किसी बैंक से बारो किया है, लोन लिया है, तो ये सब आपका क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट में आ जाएगा। रेट आपका क्या होता है, जिसके साथ परसेंट का साइन लगाओ। टाइम आपका क्या होगा, जितने टाइम के लिए आपने रखा है और उसको डिवाइड कर दोगे 100 के साथ, सही है। अब यहाँ पर जो टाइम होगा ना आपका, वो हमेशा ईयर्स में रखोगे आप। इस फार्मूले में प्रिंसिपल अमाउंट में क्या होगा, आप सिंपली आप वो अमाउंट लिखोगे। रेट में जो आपके साथ परसेंट के साथ नंबर गिवन है वो नंबर लिखोगे। एंड जो टाइम होगा, यहाँ पर टाइम आपका हमेशा ईयर्स में होगा। अगर आपको टाइम डेज में मिल रहा है या मंथ्स में मिल रहा है, उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन आप उसको डिवाइड कर दोगे 100 के साथ। अब देखो क्वेश्चन को एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पढ़ा है, जस्ट जो है टाइम नहीं होने की वजह से हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अली टेक्स अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर annum। फाइंड द इंटरेस्ट। सिंपली ये आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो ये आपसे क्या कह रहा है, अली टेक्स अ लोन ऑफ 10,000, इसका मतलब है प्रिंसिपल आपके पास क्या आ गया जी, 10,000 रुपीज, सही है। फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, इसका मतलब है पीरियड ऑफ 1 ईयर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम आपका मिला हुआ है 1 ईयर। अब देखो यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो ईयर में ही गिवन है, तो इसको अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर डेज या मंथ्स में होता तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करते। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर annum। रेट आपके पास कितना गिवन है जी, 10%। ये हमसे पूछ क्या रहा है, इंटरेस्ट। तो सिंपली ये वाला फार्मूला लगा दो। कैसे लगाओगे जी, इंटरेस्ट आपका बराबर होता है प्रिंसिपल आपका क्या है 10,000 लगा दो यहाँ पर, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। रेट में आप जस्ट नंबर लिखते हो, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। टाइम आपका 1 ईयर गिवन है तो आप सिंपली 1 लगा दो और डिवाइड कर दो 100 के साथ। अब देखो ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, 1000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है 1000 रुपये जो है वो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो जब अली 10,000 लोन बैंक से लेगा आफ्टर 1 ईयर, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर annum वो है 10%, तो उसको 1,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सही है। एक चीज़ होती है अमाउंट और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अली ने जो है वो 10,000 लोन लिया बैंक से, ठीक है। अब उसको जो जब वो वापस करेगा तो वो 10% इंटरेस्ट जो है वो रेट पर वापस करेगा।
अब देखो उसको इसका मतलब है पर ईयर 10% इंटरेस्ट बन रहा है, वो बन रहा है 1000। अब अगर आपको ये फाइंड करना है कि उसको अब टोटल वापस कितने करने हैं, तो आप सिंपली ये वाला फार्मूला रखोगे। तो टोटल अमाउंट जो आपके पास यहाँ पर आएगा आफ्टर, आप ये समझो कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल रखोगे, प्रिंसिपल आपके पास क्या है 10,000, तो आप 10,000 लगा दो। इंटरेस्ट आपका क्या बन गया जी 1000 रुपये, तो आप यहाँ पर 1000 रुपये लगा दो। अब ये टोटल क्या बनेगा जी 11,000। इसका मतलब है कि 1 साल बाद जब वो अगेन बैंक पे पैसे वो वापस देगा तो अब वो 11,000 रुपये देगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सही है। तो अली ने पहले 10,000 लोन लिया, उसने कहा कि चलो भाई मैं आपको रेट दे दूंगा इंटरेस्ट का पर ईयर 10%, तो इसका मतलब है वो पर ईयर जो है वो 1000 रुपये देगा। अब वो 1 ईयर के लिए अगर ले रहा है तो सिंपली वो 1,000 रुपये ही एक्स्ट्रा उसको देगा। तो 10,000 जब वो वापस करेगा तो 1,000 उसमें एक्स्ट्रा भी देगा रेट का, इंटरेस्ट का। तो टोटल अमाउंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, प्रिंसिपल के साथ जो आपका इंटरेस्ट आया है वो ऐड कर दो। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले जो हमें आपके पास जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, वो आपका हमेशा ईयर्स में काउंट होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल ईयर्स में टाइम नहीं गिवन और आपको मंथ्स में या डेज में यहाँ पर फॉर एग्जांपल गिवन है, तो अब आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। एक मेथड ये है कि आप सिंपली क्या करो, डेज गिवन है या मंथ्स गिवन है उनको जो है वो ईयर में कन्वर्ट करो एंड देन सिंपली फार्मूले में पुट करो, आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा तो आप 3 फार्मूलों को याद रखो। देखो कैसे करोगे, अगर आपका टाइम पीरियड ईयर्स में गिवन है तो सिंपली वही वाला फार्मूला प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100, यहाँ पर टी आपका नंबर ऑफ ईयर्स को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड किसी महीनों में गिवन है, मंथ्स में गिवन है, तो आप सिंपली क्या करो, कन्वर्ट करने की अब जरूरत नहीं है, सिंपली ये वाला फार्मूला लगा दो PNR। P मतलब के प्रिंसिपल, N का मतलब अब यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स और R का मतलब होगा रेट। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में अब आप क्या करोगे, 12 के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो मंथ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप ये वाला फार्मूला याद कर लेते हो तो अगर आपके पास टाइम पीरियड नंबर ऑफ मंथ्स में आता है तो आपको आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये वाला फार्मूला लगा दो। और यहाँ पर एन आपका शो कर रहा है नंबर ऑफ मंथ्स को। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टाइम पीरियड डेज में आ जाए तो सिंपली कौन सा फार्मूला लगाओगे, PDR। P इसका मतलब है प्रिंसिपल, डेज और रेट। अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 365 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो सिंपली ये वाला फार्मूला ऑटोमेटिक उस डेज को ईयर्स में कन्वर्ट कर लेगा। और डी जो है वो यहाँ पर आपका शो कर रहा है नंबर ऑफ डेज के साथ। तो सिंपली अगर ईयर्स में गिवन है तो ये वाला फार्मूला लगाओ, अगर मंथ्स में गिवन है तो ये वाला फार्मूला लगाओ, और अगर डेज में गिवन है तो ये वाला फार्मूला लगाओ। ये मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम पीरियड की, सही है। तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। अच्छा एक और बात, जो आपका फार्मूला है ना सिंपल इंटरेस्ट का, जैसे वो था प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100, अगर आपसे टाइम पूछे तो सिंपली इसको रीअरेंज कर लेना। ये किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट गिवन है तो और आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल, तो जाहिर सी बात है आप इसको रीअरेंज करके आसानी से प्रिंसिपल भी फाइंड कर सकते हो। रेट पूछे तो रीअरेंज करो, रेट आ जाएगा। टाइम पूछे तो टाइम को रीअरेंज करो, आपके पास जो है वो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो रीअरेंज करके भी आप इस फार्मूले से डिफरेंट क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आपसे टाइम पीरियड पूछ ले और आपको यार टाइम का तो हमने फार्मूला पढ़ा ही नहीं है। भाई ये सब आपके पास जो फार्मूला है ना, इसी एक फार्मूले से 3-4 फार्मूले और बन सकते हैं। सिंपली कैसे करोगे, रीअरेंज कर दो, यहाँ पर 100 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपको जो भी क्वांटिटी चाहिए वो रख दो और दूसरी क्वांटिटी वहाँ पर डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से आप रीअरेंज करके भी जो है दूसरे फार्मूले बनाकर दूसरी क्वांटिटीज़ को फाइंड कर सकते हो।